नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इटावा में कथावाचक पर कलेश है। जी हां, अब ये बाबा बागेश्वर वर्सेस अखिलेश हो गया है। बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं। उनकी इस नाराजगी की वजह है अखिलेश यादव का वो आरोप जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर एक कथा करने का 50 लाख लेते हैं, वो भी अंडर टेबल। अब सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर पर यह बयान देकर अखिलेश यादव ने खुद बड़ी चूक कर दी है? उनके इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? बाबा एक कथा से कितना पैसा कमाते हैं और फिर वो कहां कहां खर्च करते हैं? आज इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव ने रेट बताया, बाबा बागेश्वर का क्या जवाब आया? देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे। हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। इटावा में कथावाचकों पर कलेश, क्यों बन गया धीरेन्द्र शास्त्री वर्सेस अखिलेश? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या बाबा बागेश्वर अंडर टेबल पेमेंट लेते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की एक कथा का 50 लाख रेट फिक्स है? अखिलेश यादव को बाबा की कथा का रेट कार्ड कहां मिला? बाबा कितना कमाते हैं, कहां और कैसे खर्च करते हैं? बाबा बागेश्वर देश विदेश में नॉनस्टॉप हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। अपने मंच से जात पात की राजनीति पर लगातार प्रहार करते हैं। देखो, हमारी सनातनी परंपरा बहुत व्यापक परंपरा है, इतनी संकुचित परंपरा नहीं है। परंतु कुछ लोगों के द्वारा जो घी डालने का कार्य किया जा रहा, उससे भारत में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर भारत की स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। भारत को यदि भव्य बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र में खड़ा करना है, भारत को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा संपन्न बनाना है, सैन्य शक्ति के साथ साथ भारत को अर्थ संपन्न शक्ति बनाना है, तो हमको कास्टवाद, हमको भाषावाद, हमको क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर प्रत्येक भारतीय को कार्य करना पड़ेगा। यदि हम संकुचित मानसिकता को दर्शाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमारा भारत कभी भव्य हो पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से बार बार हिंदुओं से एक रहने की अपील की जाती है, तो क्या कुछ लोगों को यही बात रास नहीं आती है? अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, कथावाचक ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। यूपी के इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को भी लपेट लिया। आरोप लगा कि बाबा बागेश्वर कथा सुनाने के लिए अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं, इसीलिए लोग सस्ते में कथा सुनने वालों को उनकी जाति के बारे में जानते हुए भी बुलाते हैं। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। लेकिन अखिलेश के इस दावे का सच क्या है? क्या अखिलेश ने बाबा बागेश्वर को सिर्फ इसलिए टारगेट पर लिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं? देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे। हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। सबके अपने अपने मत होते हैं, हर व्यक्ति का आइकॉन अपने अपने देखने का अलग अलग होता है। कोई आपको अलग दृष्टि से देखता है, हमें अलग दृष्टि से देखता है। कोई मीडिया को भी अनेक नज़र से देखा जाता है। उसी प्रकार गुरुओं को भी हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हमारा सपना है इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर का जहर है, वो जातिवाद का जहर, वो मिटे और देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र। आपकी बातों से जो एंटी मोदी जो मोर्चा है उसे क्यों तकलीफ होती है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आपकी बात से किसी के समर्थक नहीं है, न किसी पार्टी के हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी
का प्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के हैं जी। वो इस देश के नायक हैं और सबके हैं। प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं है, सबका है। ठीक बात। वैसे ही सबके वो प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी। ठीक है। गुरु का काम क्या है? जो है उसको मार्गदर्शन देना, उसको सलाह देना, उसके लिए प्रार्थना करना, वो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप किसी को ये अगर लगता है तो निश्चित रूप से ये उसकी अपनी निजी विचारधारा है। अखिलेश यादव पीडीए की सियासत करते हैं। यादव मुस्लिम के गठजोड़ के बल पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं बाबा बागेश्वर जातिवाद की राजनीति का विरोध करते हैं। बाबा बागेश्वर के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता और देश प्रेम सबसे ऊपर है, जबकि जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद के वो सख्त खिलाफ है। भारत है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तब हिंदुस्तान है जब यहाँ हिंदू है, और हिंदू जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा कैसे हिंदू? इसलिए अब हम पुनः द्वितीय पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाल रहे। इस बार हमने कहा है कि हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें जन्म दिवस पर बागे जिनको भी मन में भाव हो, गिफ्ट की बजाय देश में जगह जगह हॉस्पिटल बन सकें, इसलिए सबका साथ चाहिए। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हमें हिंदुओं होने के लिए सबसे भिक्षा मांगनी है कि आप अपने बच्चों को हिंदुत्व की संस्कृति को भरो, अपने हिंदुओं के संस्कारों को भरो, बच्चों को कट्टर हिंदू बनाओ। बाबा बागेश्वर कहाँ रहते हैं? कितने लोगों को हर दिन फ्री भोजन कराते हैं? कितनी गौशालाएं चलाते हैं? कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं? और इस समाज सेवा के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैसा कहां से लाते हैं? क्या वो दरबार में आने वाले भक्तों से चढ़ावा लेते हैं, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि अंदर टेबल फीस लेते हैं? इन आरोपों में हकीकत क्या है, वो इस रिपोर्ट में आप देखिए। 11,000 किलोमीटर दूर फिजी में बागेश्वर बालाजी का विदेश में मठ बनने वाला है। हम रहे या ना रहे, पर सदियों तक बागेश्वर बालाजी की महिमा और सनातन धर्म का पताका फहराता रहे। बाबा बागेश्वर ने है ठाना, पूरे विश्व में सनातन की पताका है लहराना। बाबा के साथ उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स भी चट्टान की तरह खड़े हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर अड़े हैं। लेकिन अब बाबा का ये मिशन कुछ लोगों को खटक रहा है, और उसमें से एक है अखिलेश यादव, जिन्होंने आरोप लगा दिया कि बाबा कथा करने के लिए अंडर टेबल लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन अखिलेश के इस दावे का सच क्या है? इंडिया टीवी इसकी पड़ताल करने छतरपुर में बाबा के गांव गड़ा पहुंचा। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के बाद अब राजनेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कथावाचकों पे। सबसे पहला सवाल सपा जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव ने लगाया उस शख्स पर जिसकी धरती पर, जिसके धाम पर इस वक्त इंडिया टीवी मौजूद है, बागेश्वर धाम। सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाया कि दरअसल वो हर कथा के अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं। और इसकी हकीकत जानने के लिए इंडिया टीवी इस वक्त गांव गढ़ा में ही मौजूद है, और मंगलवार का दिन है। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और हम बात भी कर लेते हैं इन तमाम समर्थकों से कि क्या जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री अभी विदेश दौरे से लौटे हैं। ऐसे में उनके दर्शन के लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा था। इंडिया टीवी की टीम ने उनसे सबसे पहला सवाल पूछा, क्या बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा के लिए 50 लाख रुपए की फीस लेते हैं? हमारे यहाँ कथा होगी, मैं अगर उनका दिल कहेगा और उनके बालाजी कहेंगे कि हमारे यहाँ कथा करनी है तो वो हमारे यहाँ जरूर आके कथा करेंगे। वो तो हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये आरोप है कि बाबा 50 लाख नहीं, गलत, ये गलत, निःशुल्क, सब निःशुल्क है यहाँ पर। मैं अखिलेश यादव सर से बोलना चाहता हूँ, तुम एक साल में 251 लड़कियों का ब्याह करा के बता दिए। जाने यहाँ 10 लाख पब्लिक आती है, रोज भंडारा करके जाती है। अखिलेश यादव से निवेदन है कि इतनी पब्लिक को डेली भंडारा करके बताए तो उनकी सरकार को मान लेंगे हम। खाना कहाँ खाते हो? खाना नहीं मिलता है, नहीं महाराज की तरफ से। कितने रुपए लेते हैं? कोई रुपए नहीं, फ्री में। अरे सही बताओ, कितने रुपए लेते हैं? 1 रुपए भी नहीं लेता है, कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। और यहाँ बाबा से मिलने के पैसे लगते हैं क्या?
कोई 1 रुपया नहीं। तो बाबा से मिलने के पैसे लगते हैं? अब वो ये कौन कह रहा है 50 लाख और 60 लाख? अरे गुरुजी तो अरबों रुपए आ जाएंगे, एक आवाज लगा देंगे पैसे के लिए। तो उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। ये जितने भी है ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं अखिलेश यादव, वो हिंदू विरोधी है अखिलेश यादव। आप कहाँ से आए हो? मैं फैजाबाद से आया हूँ। बागेश्वर धाम में जब धीरेन्द्र शास्त्री कथा करते हैं तो वहाँ 4 से 5 लाख तक सनातनी मौजूद रहते हैं। बाबा दान पुण्य से जो धन अर्जित करते हैं वो अपने इन्हीं भक्तों पर खर्च भी कर देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अन्नपूर्णा रसोई में हर रोज करीब 20,000 लोग मुफ्त भोजन करते हैं। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम एक्सक्लूसिवली उसी रसोई में मौजूद है और आप ये पूरा प्रेमाइसिस देखिए कितना वृहद बना हुआ है, क्योंकि माना जाता है जब कथाएं होती हैं तब लाख से 3 लाख लोगों तक, 5 लाख लोगों तक ये पूरा आंकड़ा पहुंच जाता है। इसीलिए देखिए आप ये तमाम बोरे, ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आपको बोरे, ये एग्री प्रोडक्ट यानी ये आटे और चावल के बोरे तमाम जगह आपको सिर्फ इसी तरीके से ये बोरे दिखाई देंगे। और ये स्वचालित मशीन्स देखिए आप, ये तमाम मशीन्स जो हैं इनमें रोटियां बनती और थालियों की संख्या देखिए आप, हजारों सैकड़ों की संख्या में थालियां, क्योंकि ऑन एन एवरेज ये अंदाजा लगा के ये मान के चलते हैं कि दरअसल जो लोग हैं हर रोज 20 से 30,000 लोग, और मंगलवार के दिन यह आंकड़ा 40 से 50,000 हो जाता है। और जब कथाएं होती हैं तो जो अभी बताया 5 लाख लोगों तक की, जितने लोग भी यहाँ पर इस वक्त अन्नपूर्णा में भोजन तैयार कर रहे हैं, प्रसादी तैयार कर रहे हैं, उनमें से कोई भी बाबा के खुद के जिले का नहीं है, सब दूर दूर से। ये देखिए आप, लंबी लाइन लगी हुई है और ये लाइन मुझे दिखाई दी कम से कम 200 मीटर दूर से, जहां पे हमने बाबा की कथा के वक्त लोगों से बातचीत की थी। तो ये आप लोग कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से? हाँ। ये खाना खा रहे हो? हाँ हाँ। पैसे ले लिए क्या इसके? नहीं। पक्का? हाँ। ये कोई पैसे नहीं है? हाँ। आप लाइन देखिए, महिलाओं की लाइन अलग है। यहाँ पर तमाम जो माताएं बहनें हैं वो अलग आकर यहाँ पर खाना खा रही हैं, और दूसरी तरफ पुरुष लोगों के लिए भी जो है वो अलग से, और बाकायदा गर्मी का माहौल है, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कूलर्स भी यहाँ पर लगे हैं। छतरपुर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इनके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, सब कुछ बाबा की तरफ से फ्री रहता है। बाबा पे तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो उस कथा के 50-50 लाख रुपए लेता है। वो कुछ भी नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता, 50 रुपया 50 पैसा भी नहीं लेता। मैं बेंगलोर से आया अभी। बाबा पैसा मांग रहे हैं, कौन कह रहा है आप बताइए ना। अखिलेश यादव अखिलेश यादव खुद सही है। वो अच्छा, जो वो गुरुजी के बारे में ऐसे कह रहा है वो सही है अखिलेश यादव? अच्छा, आप बताइए ना, वो सही है क्या? अखिलेश यादव सही है? कैसे गुरुजी के बारे में ऐसे कह रहा है? वो जो कहता है वो गलत कहता है। जैसा मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाएंगे, न प्रधानमंत्री भी कर पाएंगे बाबा जैसा कर रहे हैं। बाबा अच्छे हैं, बुरे हैं, उससे मतलब नहीं है। बाबा जैसा सबके लिए भला कर रहे हैं। तो बाबा पैसा ही नहीं लेता है? नहीं, एक पैसा भी नहीं लेते। अंदर घुसने पैसे लिए क्या? नहीं। पक्का? पक्का एकदम नहीं लेते हैं अंकल, सीताराम नहीं लेते हैं लोग पैसा। बाबा 10-5 रुपए तो लेता होगा ना कोई? खुशी से देते हैं, दान पुण्य हम लोग खुशी से करते हैं। आप लोग मन से करते हो? हाँ। पक्का बताओ, कैमरा देख के तो नहीं बोल रहा? नहीं कैमरा देख, अपना खुशी मन से दान पेटी में डाल देते हैं लोग। बाबा रोज हजारों लोगों को फ्री भोजन कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं, और कभी उनके चाहने वाले उनको कुछ दान दक्षिणा देकर चले जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? बाबा के फॉलोअर्स का उन पर अटूट विश्वास है। बाबा पर अखिलेश के आरोपों से वो बेहद नाराज है। आपका पर्चा बना? कहाँ से आई हो? मैं बिहार गोपालगंज से आई हूँ। आप कहाँ से आए हो? बलिया से। पर्चा बन गया? हाँ, पर्चा लिए क्या इसके? नहीं, पर्चा नहीं लेना है, पैसा नहीं लिया। तो फिर ऐसी बात क्यों आती है कि बाबा 50 लाख रुपए लेता है जैसे अखिलेश? वो सब बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सुना अखिलेश यादव ने कहा है? यस। वो बोल रहे कि बाबा कुछ लेते हैं, ये है वो है। एक पैसा नहीं लेते हैं हमारे गुरुजी। पर्चे के लिए पैसा नहीं, वो निःशुल्क करते हैं, लड़कियों की शादी कराते हैं। कितना अखिलेश करवाया, कितना करवाया बताइए ना, कितना करवाया? सब कुछ फ्री करवा रहे हैं। वृंदावन से आए 251 लड़की का शादी करवाया है, उसमें दम क्यों करवाएगा?
अन्य झूठ बोल रहे हैं कि पैसा लेते हैं। कौन कहता है पैसा लेते हैं? बागेश्वर वाले बाबा राम कथा के लिए 50 लाख लेते हैं या नहीं, ये तो खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया। साथ ही अखिलेश यादव को नसीहत भी दे दी कि जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना बंद कर दे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जाति को लेकर राजनीति तो होती ही रहेगी। लेकिन इधर जून में जो कुदरत का कहर बरपा वो जुलाई में भी जारी रहा। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने हाहाकार मचा रखा है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से तबाही आई और उसके बाद लैंडस्लाइड के चलते कोहराम मचा हुआ है। मंडी से कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। मंडी में 4 लेन हाईवे निर्माण के दौरान अचानक भगदड़ जैसा मंजर था। टनल का ऊपर का हिस्सा भरभरा कर जमींदोज हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्पॉट पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और फिर वो मजदूर यहां से भागने लगे। चीख पुकार मच गई। निर्माण में लगी हुई भारी भरकम मशीन मलबे के ढेर में दब गई। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही मची है। बादल फटने से मंडी में कई जगहों पर तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त रेड अलर्ट है। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर में एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर तैनात है। बादलों की दहाड़, दरकते पहाड़, तबाही बेहिसाब। कुदरत का प्रहार, सैलाबी संकट से हाहाकार। जलजले का ट्रेलर, जुलाई में आगे क्या पिक्चर। मंडी जिला मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा बेहाल है। मंडी में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है, लेकिन उससे पहले लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों से चट्टानों की बौछार ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लैंडस्लाइड के चलते बड़े बड़े पहाड़ टूट कर गिरने लगे। भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मंडी में देर रात कई इलाकों में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से तबाही मची है। करसोग के बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। पानी के तेज प्रहार में कई गाड़ियां बह गईं, घरों का डैमेज हुआ है। करसोग इलाके में 7 लोग बह गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राहत बचाव जारी है। 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मंडी के सयाठी गांव में सैलाब ने तबाही मचाई है। पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े चट्टान टूटकर घरों पर गिरे हैं। यहां 9 लोग बह गए हैं। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हड़कंप मचा है। निचले इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है। पानी के प्रहार से पुल बह गया है। ब्रिज का पूरा बेस डैमेज हो चुका है, जिसके चलते आवाजाही ठप है। पानी का बहाव काफी तेज है और कई इलाकों में जलस्तर के खतरे के निशान तक पहुंच गया है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आपदा प्रबंधन टीमें पूरे इलाके में अलर्ट मोड पर तैनात की गई हैं। कुल्लू मनाली में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मंडी जिला की सिराज घाटी का बक्सियाड इलाका तबाह हो चुका है। पूरा गांव सैलाब की चपेट में है। पानी के तेज प्रहार के चलते भारी तबाही हुई है। भूस्खलन के चलते लोगों के घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। हमारा मेन सब डिवीजन है वो करसोग हिट हुआ है। करसोग में जो अभी की सिचुएशन है उसमें 4 पीपल मिसिंग हैं। एक हमें बॉडी रिकवर हुई है
और उसके साथ साथ तकरीबन 19 से 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सेफ प्लेस पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो हमारा थुनाग है वहाँ पे अभी हमारी क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन ब्रेकअप हो गई है तो उसकी अभी स्टेटस रिपोर्ट हमारी अवेटेड है, बट हमें इंफॉर्मेशंस आ रही हैं कि वहाँ पे जो घरों को नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ एनिमल्स को नुकसान, और वहाँ पे क्योंकि हमारी रोड साइड्स डैमेजेस हुई हैं, रोड्स मैक्सिमम ब्लॉक्ड हैं, तो उनको खोलने का प्रयास चल रहा है। उसके साथ साथ हमारा गोहर में एक सियांज एरिया है, वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे 9 लोग मिसिंग हैं हमारे, और उसके अलावा बाड़ा और बासा जगह में, बाड़ा में हमें 4 लोग रेस्क्यू किए गए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की डेथ हो गई है, और बाकी कुछ जगहों में हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उत्तराखंड में भी इस वक्त मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। पहाड़ तोड़ मुसीबत से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ठप है। यमुनोत्री मंदिर के लास्ट पॉइंट पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है, सड़कें डैमेज हुई हैं, रास्ता कट गया है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर रास्ते पर बिखरे हुए हैं। 29 जून को हमारे 9 मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो मलबे में दब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई और अभी भी 7 मजदूर लापता हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ और आगे जितने डंपर टेम्पू आपको नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ मलबे के अंदर धंसे हुए हैं, क्योंकि अचानक से जब बादल फटा, यात्रा का समय चल रहा था, जो यात्री हैं जो चारधाम यात्रा के लिए आते हैं वो यमुनोत्री मंदिर जाते हैं और गाड़ियों से जा रहे थे। अचानक से बरसात काफ़ी ज़्यादा हुई और बरसात होने के बाद बादल फटा, जिस वजह से जो मजदूर काम कर रहे थे ना केवल वो इस मलबे की चपेट में आ गए, बल्कि जो यात्री थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनके ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियाँ, आगे आप एक पानी का टैंकर देख रहे हैं, ये सब कुछ मलबे के अंदर पूरी तरीके से दब गया है। रास्ता पूरा खत्म हो गया है। 10 से 15 फुट जो मलबा है वो इस वक्त आपको सड़क पर नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि अब प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से मलबे को साइड किया जा सके, क्योंकि रास्ता बनने में अभी कई दिन का समय इसके अंदर लगेगा, क्योंकि पूरा पहाड़ जो है उसने इस सड़क को अपनी चपेट में लिया। यमुनोत्री मंदिर जाने का रास्ता बंद है। 600 से ज्यादा श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हैं। कई इलाकों में भी लोग रेस्क्यू का वेट कर रहे हैं। मशीनें मलबा हटाने का काम कर रही हैं। बादल फटने से यहां 9 मजदूर बह गए, 2 की डेड बॉडी रिकवर हुई है, 7 की तलाश अभी भी जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले सिलाई बैंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ से यमुनोत्री जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। सड़क पूरी तरीके से टूट गई है, कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है। सिलाई बैंड, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वही इलाका है जहाँ पर 29 जून को बादल फटा, और बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए, मलबे में दब गए, और प्रशासन के मुताबिक 2 मजदूरों की डेड बॉडी निकाली गई मलबे से, और अभी भी 7 मजदूर लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते को किसी तरीके से ठीक किया जा सके, मलबे को साइड किया जा सके, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय लगेगा जब इस रास्ते को सही किया जा सकेगा। फिलहाल प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि छोटा सा रास्ता पैदल यात्रियों के लिए कुछ बनाया जाए, ताकि यहाँ से लेके ऊपर जहाँ पर वो रोड सही है वहाँ तक लोग, जो यात्री हैं, चारधाम यात्रा करने के लिए जो आए हुए हैं श्रद्धालु, वो यहाँ से पैदल उस रास्ते तक जा सके और वहाँ से फिर गाड़ी पकड़कर वो यमुनोत्री मंदिर तक पहुँच सकें। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। फंसे यात्रियों को जंगल के रास्ते से रेस्क्यू किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग के घाट किनारे के मंदिर डूब चुके हैं। भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई है। पूरा इलाका सैलाब की चपेट में है। लगातार बारिश से हालात और विकराल होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सैलाबी अटैक के चलते कई गांवों से संपर्क कट गया है। पुल के ऊपर से सैलाब बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के चलते कई लोगों की जान पर बनाई
जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। छतरपुर के धसान नदी से सटा इलाका डूब चुका है। स्थानीय नदियां नाले उफान पर है। जटाशंकर धाम पर पानी का झरना बहने लगा। पूरा मंदिर परिसर सैलाब की चपेट में आ गया। चारों तरफ से पानी का तेज प्रहार के चलते जल भराव हो गया। कई फीट तक मंदिर के अंदर पानी भर गया। झारखंड के गिरिडीह में उफनती नदी में पुल को तोड़ते हुए ट्रक सैलाब में समा गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने टायर के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाई। 4 घंटे तक वो सैलाब में पलटे ट्रक के टायर पर बैठा रहा। चीख पुकार के बाद लोकल लोगों ने प्रशासन की मदद से शख्स को बाहर सुरक्षित निकाल दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से हरियाणा के करनाल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। करनाल में यमुना नदी उफान पर है। सैलाब में डंपर तक फंस गया है। अचानक यमुना नदी में पानी के प्रहार से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। मंदिर परिसर डूबने लगा। सड़कों पर दरिया बहने लगा। लोगों को आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश के 25 राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। पहाड़ों में रेड अलर्ट है। बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में हालात डेंजर होते जा रहे हैं। जून से जारी जल प्रलय की तस्वीरें जुलाई के पहले दिन भी आफत बनकर सामने आ रही हैं। अगले 7 दिनों तक राहत की उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में सावधानी ही इस आफत से बचने का एकमात्र रास्ता है। मॉनसून ने जून में ट्रेलर दिखाया है, अभी पूरी जुलाई बाकी है। आज जुलाई का पहला दिन है। देश में आज से कई चीजें बदल गई हैं, जैसे ट्रेन के तत्काल टिकट के बुकिंग के नियम बदल गए हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पे करने का तरीका हो या फिर पैन कार्ड बनवाने तक का तरीका है, इसके लिए भी नए नियम आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, जहां अब पुरानी कार और बाइक बेकार हो गई है। अब पेट्रोल पंप पर उन गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा जो गाड़ियां पुरानी हो गई हैं। अब कितनी पुरानी हो गई हैं, क्या नए नियम हैं और क्यों ऐसा किया गया है, हर सवाल का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी आएगी और 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ी आएगी, उसको ईंधन नहीं देना हमने। और इसके लिए हमारे पास कैमरे लगाए गए हैं, बोर्ड लगाया गया है। अच्छा कदम है, तो इससे क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। मिडिल क्लास फैमिली है जो बड़ी मुश्किल से कार को खरीद पाती है, उनके लिए ये एक जो कदम है ये एक थोड़ा सा पेनफुल है। दिल्ली में आज से लागू हुआ EOL। EOL ने कैसे बढ़ाई दिल्ली वालों की टेंशन। दिल्ली में कितनी पुरानी कार हो गई बेकार। पेट्रोल पंप पर किन गाड़ियों को अब नहीं मिलेगा ईंधन। राजधानी दिल्ली में आज से बहुत कुछ बदल गया है। राजधानी में पुरानी कार बेकार हो गई है, क्योंकि आज से पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। पुरानी कार का मतलब आपकी गाड़ी के कलर से नहीं है। अगर आपकी गाड़ी नई दिखती है, चमकती हुई दिखती है, लेकिन अगर वो डीजल कार है और 10 साल से पुरानी है, या पेट्रोल गाड़ी है और 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, अगर बाइक है और 15 साल पुरानी है, तो भी उसे पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस वक्त हम लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो जो दिल्ली पुलिस है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम है, एनफोर्समेंट की टीम है, उसने इस गाड़ी को पकड़ा है। दरअसल ये 4 जून 2015 का इसका रजिस्ट्रेशन है, हिमाचल प्रदेश नंबर की ये गाड़ी है और फिलहाल अब इसको इंपाउंड किया जा रहा है। दरअसल पूरी दिल्ली में ये कैंपेन चलाया जा रहा है और आज 1 जुलाई से ही ये कैंपेन शुरू हुआ है। दरअसल दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और
15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बावजूद भी इसके कुछ लोग ये चला रहे थे, जिसके चलते ये वाहन दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाने का एक बड़ा कारण बने हुए थे। और अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और दिल्ली के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जिसके चलते इन गाड़ियों की पहचान की जा रही है। और उसके बाद पहचान करने के बाद जैसे ही ANPR कैमरा जो कि पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के सर्वर से कनेक्टेड है, पहले वो नंबर प्लेट को रीड करता है और उसके बाद तुरंत जो सर्वर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का उससे कनेक्ट होता है और अगर उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी होती है तो उसके बाद उस गाड़ी को जो पेट्रोल पंप पे मौजूद एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम है या फिर दिल्ली पुलिस की टीम है वो जब्त करती है और उसके बाद उसे इम्पाउंड करके आगे जो है स्क्रैप के लिए भेज देती है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये HP 62C0603 ये गाड़ी है जो कि 4 जून 2015 का रजिस्ट्रेशन है, डीजल इंजन है, तो लिहाजा 10 साल से ज्यादा पुरानी है, जिसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको इम्पाउंड किया है। राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आज से ये नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। आज से दिल्ली में EOL यानी एंड ऑफ लाइफ लागू हो गया है, जिसके तहत दिल्ली के 498 पेट्रोल पंपों पर ANPR लगाया गया है। ANPR का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जिसकी मदद से पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों की पहचान की जा रही है। स्पीकर्स लगाए गए हैं, ये जो कैमरे हैं वो खासा ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ पर आती है और उसका नंबर प्लेट होता है तो इसके कैमरे के अंदर एक ऐसा सेंसर लगा है कि वो नंबर प्लेट स्कैन करके बता देगा कि ये जो गाड़ी है वो किस तारीख से रजिस्टर्ड है। यानी अगर कोई गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है वो उस सेंसर के जरिए पता चल जाएगा। और ये जो यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स नजर आ रहे होंगे इनमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही ये स्कैन करेगा गाड़ी का नंबर प्लेट कैमरा, वहां पर जो स्पीकर लगे हैं उसके जरिए घोषणा कर दी जाएगी। और ये घोषणा ऐसी नहीं होगी, इस घोषणा में बाकायदा नंबर प्लेट भी बताया जाएगा कि इस नंबर प्लेट का जो नंबर है ये पुराना हो चुका है और उसके बाद उस गाड़ी को यहाँ से जब्त कर लिया जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी सूचना परिवहन विभाग के पास नहीं है तो उसकी सूचना परिवहन विभाग को दें और वो गाड़ी को जमा करवा दें, ताकि आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो और ना ही आपको जुर्माना भरना पड़े। पेट्रोल पंपों पर ANPR की मदद से 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की पहचान की जा रही है। साथ ही ऐसी गाड़ियों पर एक्शन लेने के लिए पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की गई है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके लिए ये अच्छा है, बट अब आप ये देखिए मेरी ऑलमोस्ट जो कार है ये 14 ईयर ओल्ड है, बट अभी अगर इसकी मैं कंडीशन देखूं, इसका अगर मैं मेंटेनेंस देखूं तो बहुत बढ़िया है। मैं इसको और कम से कम 5 साल चला सकता हूं। जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है जो बड़ी मुश्किल से कार को खरीद पाती है, उनके लिए ये एक जो कदम है ये एक थोड़ा सा पेनफुल है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए काफी पेनफुल है। हाँ, ये अच्छी बात है अगर ऐसा सरकार ने किया है। जो गाड़ियां भी बहुत ज्यादा आ रही हैं आजकल और अब जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। हर हफ्ते एक नया मॉडल आता है गाड़ी का, हर हफ्ते। अब जो है ये गाड़ियां अगर पिछली बंद नहीं करेंगे तो गाड़ियां आप जान सकते हैं कितनी ज्यादा हो जाएंगी। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों के इस्तेमाल पर बैन है। ऐसे में 4 पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हमारे साथ पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर मौजूद है। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम सुंदर पाल है। सर, ये बताइए कि क्या कुछ आप लोगों को निर्देश दिया गया है, क्या कुछ तैयारियां की गई? मैम, निर्देश ये दिए गए हैं कि जो 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी आएगी
और 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ी आएगी, उसको ईंधन नहीं देना हमने। और इसके लिए हमारे पास कैमरे लगाए गए हैं, बोर्ड लगाया गया है, और ये बहुत जरूरी था दिल्ली के प्रदूषण के लिए। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है और हम उसका पालन कर रहे हैं। कोई गाड़ी आती है पुरानी है, फिर कैसे ये डिटेक्ट करेंगे कैमरे, कैसे ये बताएगा? ये कैमरा लगा हुआ है हमारे पास, ये ऑटोमेटिक बोलता है कि ये पुरानी गाड़ी है, नंबर बोलता है बाकायदा वो। तो उसके लिए हम फिर उसको पेट्रोल नहीं देंगे। तो उसके बाद जब वो होगा तो फिर क्या आप लोग आगे इन्फॉर्मेशन देंगे परिवहन? जो पुरानी गाड़ी आएगी उसको हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे पुलिस वाले लगाए हुए हैं, उनको हम बताएंगे ये पुरानी गाड़ी है जी, तो ये एंट्री करनी है हमने उसके गाड़ी की, ये पुरानी गाड़ी आएगी। देखा गया है कि 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं, उन्हें आज ईंधन नहीं दिया जाएगा। और ये जो नोटिस है वो परिवहन विभाग द्वारा लगाया गया है। वहीं यहाँ पर पुलिस भी तैनात है ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। सिर्फ 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर ही ये नियम नहीं लागू है। अगर आपकी BS2 और BS3 मॉडल की गाड़ी है तो भी पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, जबकि BS4 वाली गाड़ियों की बिक्री पर पहले से ही रोक लगी है, क्योंकि BS6 इंजन वाली गाड़ियां BS4 के मुकाबले 82% कम पार्टिकुलेट मैटर और 68% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। इसलिए दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को बैन करने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2015 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सड़कों से पुरानी और खटारा हो चुकी गाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 3 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का समर्थन करते हुए सरकार को आदेश दिया कि दिल्ली में 10 साल पूरा कर चुकी डीजल और 15 साल पूरा कर चुकी पेट्रोल की गाड़ियों को हटाया जाए, जिसके बाद से ही दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन असली समस्या इस नियम को लागू करने में आ रही थी, क्योंकि सड़क पर चलती गाड़ियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अब पेट्रोल पंपों पर ANPR लगाकर इस समस्या का हल ढूंढ लिया गया है। कैमरे भी लगाए गए हैं, उन कैमरे किस तरह से काम करते हैं और क्या कहा जाता है? जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं हमारे दिल्ली में, सब पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ANPR कैमरे लगाया है, साथ में एक स्पीकर सिस्टम भी लगा हुआ है। ये कैमरा जैसे ही कोई एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल रीड करेगा, तुरंत एक अलार्म दे देगा और बता देगा कि ये व्हीकल एंड ऑफ द लाइफ है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डेटा है अपने पास कि बता पाएं कि दिल्ली में ऐसे कितने व्हीकल हैं जिनकी एज खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके लोग चला रहे हैं? ऐसा कंक्रीट डेटा कहना तो मुश्किल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से करीब 55 लाख व्हीकल ऐसे अनरजिस्टर्ड किए उन्होंने। हाँ, लिए तो तकरीबन 55 लाख के करीब जो हैं ऐसे व्हीकल हैं जिन पर अब कार्रवाई होगी। फिलहाल बताया जा रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक डेटा जो है वो निकाला है, जिसमें तकरीबन 20,000 ऐसे वाहन हैं जो कि रोजाना दिल्ली में पेट्रोल पंप से जो है फ्यूल भरवाते हैं। फिलहाल ANPR कैमरे के जरिए अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अगर आपके पास कोई कार 10 साल या 15 साल पुरानी है और वो CNG से चलती है तो इस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी अगर कोई कार CNG पर है और 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो उसे CNG मिलती रहेगी और उस पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। पहले तो पूरा प्रोसीजर समझा दूं। ये देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है, ये वो विशेष कैमरा है जिसे ANPR बोलते हैं, यानी ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन ये कैमरा है, और इसी के साथ एक बड़ा स्पीकर लगा है। और ये कैमरा जो है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के सर्वर से कनेक्ट है, और जैसे ही इस पेट्रोल पंप पर वो गाड़ी एंटर करेगी जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, ये उस गाड़ी के नंबर प्लेट से जो है उस गाड़ी का नंबर रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद सर्वर से कनेक्ट होगा और तुरंत जो है अगर समय सीमा उसकी समाप्त हो चुकी है, यानी एज लिमिट जो खत्म हो चुकी है, तो तुरंत इस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी का नंबर जो है इस स्पीकर पर अनाउंस होगा, जिसके बाद जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी हैं वो उस गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। और इसी के साथ पेट्रोल पंप पर मौजूद जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा दिल्ली ट्रांसपोर्ट की एनफोर्समेंट टीम, इसके साथ साथ जो सिविक बॉडीज हैं, चाहे वो नई दिल्ली नगर पालिका हो या फिर दिल्ली नगर निगम हो, उनकी टीमें खड़ी हैं, वो उस गाड़ी को इंपाउंड करेंगी और उसके बाद उन्हें स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ उस गाड़ी मालिक का बाकायदा चालान भी किया जाएगा। तो ये एक पूरी पॉलिसी तैयार की गई है
क्योंकि ये दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर हरियाणा से भी गाड़ियां जो हैं अधिकतर आती हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि दिल्ली में अगर किसी के पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार है या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार है तो ऐसे में वो क्या करें। तो आपको बता दें कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं। गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए आपको सरकार से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर जाना होगा। वहां गाड़ी देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप दिल्ली के बाहर अपनी पुरानी गाड़ी को उन राज्यों में बेच सकते हैं जहां पर ये नियम लागू नहीं है। ये आया है कि भाई 1 जुलाई से 2025 से जो ओवर 10 और 15 इयर्स जो व्हीकल्स हैं पेट्रोल और डीजल, उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए डिटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ANPR कैमराज लगाए गए हैं जिसमें वो डिटेक्ट करेंगे और ये पेट्रोल पंप वालों को अनाउंस अलार्म मिलेगा कि भाई गाड़ियां अपने ओवर 10 ईयर और 15 ईयर है। हमारी तरफ से भी ट्रैफिक स्टाफ, ट्रांसपोर्ट टीम और लोकल स्टाफ भी डिप्लॉयड है ताकि ऐसी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करके हम उसको एज पर प्रोसीजर उनको सीज कर सकें और रजिस्टर्ड स्क्रैपर को हैंड ओवर कर सकें। हमारी इस भाई वीर सिंह मार्ग पेट्रोल पंप से 2 मोटरसाइकिल सीज हुई हैं ओवर 15 ईयर्स में, जो रजिस्टर्ड स्क्रैपर को दे दी गई हैं और कस्टमर को जिसकी सीज हुई हैं रजिस्टर्ड ओनर को वहाँ से अपनी स्क्रैपर वैल्यू, जो स्क्रैप की वैल्यू है एज पर नॉर्म्स, उसको रिम्बर्स होगी। आपको ये क्लियर कर दें कि ये नियम सिर्फ दिल्ली में लागू है, न कि दिल्ली के आसपास के शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, मथुरा जैसे शहरों में भी लागू नहीं है। दरअसल इस नियम का मकसद राजधानी दिल्ली की सड़कों से पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाना है ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके और दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक बन सके। दिल्ली में पुरानी कार और 2 व्हीलर वाले टेंशन में हैं, तो वहीं ओडिशा में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे मोहन मांझी सरकार विरोधियों के टारगेट पर आ गई है। भुवनेश्वर में दिन दहाड़े नगर निगम के दफ्तर में एक सीनियर अधिकारी को पीटा गया, कॉलर पकड़कर घसीटा गया। आखिर भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू को पीटने वाले कौन थे? भुवनेश्वर के वीडियो का पूरा सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भुवनेश्वर में सरकारी दफ्तर के अंदर गुंडागर्दी, अधिकारी का कॉलर पकड़ा, जमीन पर घसीटा। चेहरे पर लात मारी, किडनैपिंग की थी तैयारी। ये हैरान करने वाली तस्वीरें किसी गली मोहल्ले की नहीं है, ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के नगर निगम के दफ्तर की है। तस्वीरों में जिस शख्स को 5 से 6 लोग पीटते नजर आ रहे हैं वो भी कोई आम इंसान नहीं है, वो भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू हैं। जिसने भी सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट की ये तस्वीरें देखी सन्न रह गया। आखिर एक अधिकारी को उसी के दफ्तर में पीटने की हिम्मत इन लोगों की कैसे हो गई? एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू को पहले उनके दफ्तर के कमरे से बाहर घसीटा जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। अधिकारी को कॉलर पकड़कर उनके दफ्तर से बाहर खींचा गया। एडिशनल कमिश्नर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। तस्वीरों में वो खुद को छुड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोपी नहीं रुके। आरोपी फिर अधिकारी को जमीन पर पटक देते हैं। एक शख्स उनके चेहरे पर लात मारता है, फिर उन्हें दफ्तर की सीढ़ियों पर घसीट कर बाहर लाया जाता है। बाहर भी आरोपी एडिशनल कमिश्नर पर वार करते हैं, उन्हें जबरन एक गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। अधिकारी को दिन दहाड़े उन्हीं के दफ्तर से किडनैप करने की कोशिश होती है, लेकिन किसी तरह जब दफ्तर के दूसरे लोग आने लगते हैं तो आरोपी अधिकारी को छोड़ देते हैं। सूबे की राजधानी में एक सीनियर अधिकारी को जिस तरह उन्हीं के ऑफिस के कैंपस में पीटा गया, तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई पूरे ओडिशा में बवाल मच गया। दरअसल बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू सोमवार को अपने दफ्तर में जन सुनवाई कर रहे थे। इस बीच कुछ लोग उनके चैम्बर में घुस आए और उनका कॉलर पकड़ लिया। आरोपियों ने अधिकारी पर एक शख्स के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। एडिशनल कमिश्नर को उनके चैम्बर से घसीट कर ले जाने लगे और उनके साथ मारपीट की और अपनी कार में ले जाने की कोशिश की।
आज तो ग्रीभांस चलता सोमवार जेहेतु अच्छी मु ग्रीभांस टेकअप करूली कारण कमिशनर सार नहांती तेणु आम मु ही टेकअप करूली तो ग्रीभांस पाखापाखि सरी आसला 12टा कि 11टा 11:30 भितर जीवन बाबू थिले आमर कॉर्पोरेटर सी आउ 5-6 जन खंड पिला पशिले मु भाई बोलते से ग्रीभांस देवे तो जीवन बाबू आरंभ कले जे आपण कौन आमर एक्स आमर जो जगह भाई को कौन कहले मु कहली कौन जगह भाई को मु कहली मु तो किछि कहिनी मु तो जना तो आपण मिसबिहेव कर ना मु मिसबिहेव किछि करनी तो एतिकरे से जो बाकी तांग सांगर जो 5-6 जन थिले जो माने ग्रीभांस भाबुतले देबे बोली से माने मते टाणी की जबरदस्त गाड़ी भीतर को नवा पई चाहिए आपण चलंतु आपण घुसाड़ा घुसड़े करके मिस हैंडलिंग मैन हैंडलिंग करके मुथा मारी की मते गाड़ी भीतर को पूरी नेउथिले आ भुवनेश्वर नगर निगम के कर्मचारियों को जैसे ही अपने अधिकारी के साथ मारपीट की खबर लगी सब गुस्से में लाल हो गए और दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। बीएमसी कर्मचारियों ने दिन भर काम बंद रखा, आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी मांग की। पुलिस और बीएमसी के सीनियर अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसी तरह कर्मचारी माने और अपने घरों को रवाना हुए। मारपीट एक बड़े अधिकारी के साथ हुई थी, वो भी उनके दफ्तर में। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद 3 आरोपी जीवन राउत, रश्मि महापात्रा और देवाशीष प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जीवन राउत पार्षद है। वीडियो में नजर आ रहे दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। ओडिशा में जैसे ही अधिकारी के साथ मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलने लगी, बीजेडी को चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी को घेरने का मौका मिल गया। बीजू जनता दल के पार्षद और बीएमसी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जनपथ रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग तो बीच सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया एक्स पर बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर के साथ मारपीट का वीडियो शेयर किया। नवीन पटनायक ने मारपीट के मामले में सीधे बीजेपी को टारगेट किया। पटनायक ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। पूर्व सीएम ने लिखा कि बीजेपी पार्षद के सामने अधिकारी को पीटा गया और ये सब दिन दहाड़े राजधानी भुवनेश्वर में तब हुआ जब एक सीनियर अधिकारी जन सुनवाई कर रहे थे। जब एक सीनियर अधिकारी अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक किस तरह की कानून व्यवस्था की उम्मीद कर सकती है। भुवनेश्वर नगर निगम में मेयर सुलोचना दास बीजेडी से हैं। उन्होंने भी एडिशनल कमिश्नर के साथ मारपीट पर बीजेपी को घेरा है। एक सीनियर ऑफिसर को ऑफिस के अंदर, जो कि वो सीनियर ऑफिसर भी ड्यूटी पे थे, तो उनको अटैक करना, ये तो कोई भी समाज में ये ग्रहणीय नहीं है। कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा ये। हम लोग थे, मैं तो मेरे चैम्बर में थे, तो उस टाइम ग्रीवेंस चल रहा था एंड दैट ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ ग्रीवेंस सेल। तो काफी सारे लोग, लगभग 100 लोग वहाँ उनके ग्रीवेंस लेके आए थे। उन लोगों ने भी वहाँ मौजूद थे। तो उसी टाइम 5-6 बंदे आए, एक कॉर्पोरेटर के साथ, हमारे बीजेपी कॉर्पोरेटर के साथ। उनने आके कुछ बातचीत किए, क्योंकि मैं तो इंसिडेंट के मतलब स्पॉट में नहीं थी। जो सुना मैंने कि उनने कुछ पूछा और उसके बाद उसको दे ड्रैग्ड हिम, और इससे ड्रैग करके लिए उसके पैर ऊपर करके मतलब उसको खींच के लिए और मार भी रहे थे। तो इसमें ये क्या मतलब दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है कि लॉलेसनेस जो कि अभी सिटी में चल रहा है अभी। इस बीच ओडिशा में बड़ा प्रशासनिक संकट टल गया। दरअसल सीनियर अफसर के साथ मारपीट के बाद ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने आज से सामूहिक छुट्टी का ऐलान कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने देर रात करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा का आश्वासन देकर किसी तरह अधिकारियों को मनाया। मारपीट का एक आरोपी बीजेपी का पार्षद है, तो मामला सियासी हो गया। नवीन पटनायक की बीजेडी को भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक बड़ा टूल मिल गया है, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल तो बनता है।
कि अगर सूबे का एक सीनियर अधिकारी ही अपने दफ्तर में पिट जाता है तो जनता के मन में खौफ आना तय है।